हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने बार्स इन सीरीज के सारे केसेस को कंक्लूड कर दिया था और स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी के केस को भी अच्छे से काउंटर कर लिया था। अब जैसे हमने बार्स इन सीरीज पढ़ा था वैसे ही एक लास्ट हमारा टॉपिक जो मैं आपको सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में टाइम बीइंग बताना चाहता हूं वो है हमारा बार्स इन पैरेलल। ठीक है, बार्स इन पैरेलल। ओके, जैसे बार्स इन सीरीज था वैसे ही बार्स इन पैरेलल होता है और इसको अपन कंपोजिट बार भी कहते हैं। बहुत ही आसानी सी बात है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अब आप में से कुछ लोगों को जब क्वेश्चन करेंगे आप सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, तो याद रखिएगा एक और टॉपिक मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, वैसे स्ट्रेन एनर्जी हमारा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का ही टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं उसको डिफ्लेक्शन में पढ़ाता हूं। क्यों डिफ्लेक्शन में पढ़ाता हूं? क्योंकि डिफ्लेक्शन निकालने का हमारा एक तरीका होता है कास्टिग्लियानो थ्योरम से, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी में जो भी हम पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल अपन डिफ्लेक्शन में करते हैं और साथ में उसका इस्तेमाल हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सेट्रा बनाने में करते हैं। तो ये पार्ट मैंने आपकी यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में नहीं उठाया क्योंकि मैं इसको डिफ्लेक्शन वाली यूनिट में लेकर के आपको पढ़ाऊंगा। सो अदर देन दैट आफ्टर दिस टॉपिक आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आपका हिट रेट होगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस लास्ट टॉपिक को। ठीक है, कंपोजिट बार या बार्स इन पैरेलल। ठीक है, सो मान लीजिए अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक अपन देख रहे थे कि भाई हमारे पास मान लो एक कुछ ऐसी बार है और एक कुछ और बार है हमारे पास, मान लेते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, सो अभी तक हम क्या करते थे, अगर हम इसको वन बाई वन मतलब वन आफ्टर अदर लगा दें, मान लो कि ये जो है कॉपर का है और मान लेते हैं ये हमारा स्टील का है, तो अगर हम इसे कुछ ऐसा लगा दिया करते थे अभी तक, अगर हम इसे कुछ ऐसा लगा दिया करते थे अभी तक कि एक के बाद एक, ठीक है, इधर और इसको अपन लगा दिए इधर। आज नहीं बनेगा क्या? चलो ऐसे ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन इधर लगा के इधर लगा देते थे, मतलब एक के बाद एक लगा देते थे। ये है कॉपर, ये है स्टील। तो अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लगा देते थे तो इसे अपन क्या बोलते थे? बार्स इन सीरीज बोलते थे। ठीक है, क्यों बार्स इन सीरीज बोलेंगे? तो नाम से ही पता चलता है। क्या बार्स इन सीरीज बोलेंगे? नाम से ही पता चलता है एक के बाद एक लगे हुए हैं। ठीक है, और इस बार्स इन सीरीज पे अगर अपन यहां कोई लोड लगाते थे और इसका लोडिंग डायग्राम बनाते थे तो लोडिंग डायग्राम कांस्टेंट बनता था। तो बार्स इन सीरीज में अपन क्या कह सकते थे? बार्स इन सीरीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया था? हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि बार्स इन सीरीज में अगर वेरिएंट एक ही लोड है तो ये लोड दोनों में सेम जाता था। मतलब यहां पे ये जो P होता था यही स्टील की बार में भी है, यही कॉपर की बार में भी है, बट डिफॉर्मेशन दोनों के ऐड हो जाते थे। कॉपर का डिफॉर्मेशन जितना भी होगा और स्टील का डिफॉर्मेशन जितना भी होगा, दोनों के डिफॉर्मेशंस को अपन क्या करते थे? यहां पे ऐड कर देते थे। तो इसी बात को अपन इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि बार्स इन सीरीज में जब दो बार्स एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उनमें लगने वाला लोड सेम होता है, और जब वो सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उनमें लगने वाला लोड सेम होता है और डिफॉर्मेशन ऐड हो जाते हैं। तो सर कंपोजिट बार में क्या होता है? अब मान लीजिए कि इसी कॉपर और स्टील की बार को आप ऐसे लगा दें। ठीक है, इसी कॉपर और स्टील की बार को बेटा अगर मान लीजिए कि आप ऐसे लगा दें पैरेलल में, ठीक है, सीरीज में नहीं, ऐसा लगा दें। ठीक है, यहां पे कॉपर लगा दीजिए, यहां स्टील लगा दीजिए। तो सर एक के ऊपर एक रख दे, एक के ऊपर एक रख दो, फेविकोल से चिपका दो, फेविक्विक से चिपका दो, बोल्ट लगा दो, वेल्डिंग कर दो, कुछ भी कर सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर, ये हो गया स्टील।
ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं या बार्स इन पैरेलल बोलते हैं। मतलब अब तक क्या था, अगर मान लीजिए कि ये दो हमारी बार्स थी, अगर ये एक के बाद एक लग गई तो ये क्या है, ये है बार्स इन सीरीज, और अगर ये एक के ऊपर एक लग गई तो ये क्या है, बार्स इन पैरेलल यानी कंपोजिट बार। ओके, अब अगर मैं इसके ऊपर एक लोड लगाऊं, मैं इसके ऊपर अगर एक लोड लगाऊं तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस शब्दों को सुनिएगा, इसी बात में इस पूरे टॉपिक का सार है। देखिए, अगर कोई बार कंपोजिट बार कहलाना चाहती है, अगर कोई बार हमारी कंपोजिट बार कहलाना चाहती है, तो भैया उसका डिफॉर्मेशन हमेशा सेम होना चाहिए। यानी इन दोनों बार्स को, इन दोनों कंपोनेंट्स को, कॉपर और स्टील के, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा इनका साथ जो है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। इनका रिलेशन, इनका रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो इनका साथ हमेशा बने रहने के लिए जाहिर सी बात है कि इनका जो इलॉन्गेशन होगा वो सेम होना चाहिए, राइट। इनका इलॉन्गेशन होगा वो सेम होना चाहिए। तो जब इनका इलॉन्गेशन सेम होना चाहिए, जब इनका इलॉन्गेशन सेम होना चाहिए, तो कॉपर का इलॉन्गेशन क्या है, तो कॉपर में मान लीजिए कॉपर के बराबर लोड जा रहा है पी कॉपर, है ना। लेंथ दोनों का मान लेता हूं सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉपर है ना इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, ठीक है, इज इक्वल टू लोड इन स्टील, ठीक है। स्टील में कितना लोड गया भाई, जाहिर सी बात है कहीं और से लोड थोड़ी ना आएगा, यही पी तो स्टील और कॉपर में बटेगा, ठीक है। तो स्टील में मान लो इस लोड का पी स्टील हिस्सा गया, लेंथ सेम मान लेते हैं। स्टील का एरिया ए स्टील, कॉपर का एरिया, कॉपर का यंग्स मॉडुलस, स्टील का यंग्स मॉडुलस ई स्टील, राइट। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, यहां से अपने को क्या मिल जाता है, यहां से अपने को एक इक्वेशन मिल जाता है बिटवीन स्टील के लोड और कॉपर के लोड का। मतलब कॉपर में कितना लोड गया है, स्टील में कितना लोड है, उसके बीच का आपको एक रिलेशन मिल जाता है। और जैसी मैंने बात कही आपको, जैसी मैंने बात कही, तो ये जो कॉपर और स्टील में लोड गया है, ये हमारा इसी पी का हिस्सा है, कहीं और से तो प्रकट होने वाला नहीं है ना, कि कहीं और से आ जाएगा। तो यहां पे जो ये पी है, यहां पे जो ये हमारा पी है, ये है हमारा कॉपर प्लस स्टील। तो ये बन गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन तो अपन डिफ्लेक्शन से बना लिए, इसको यहां पर भी कई बार कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे अगर हम देखें तो एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो, सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो, जैसे ई की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, ठीक है, इन सब की वैल्यू, तो यहां से आप कॉपर और स्टील के बीच के लोड का एक रिलेशन बनाओगे। मान लो आपने ये सब डाटा पुट किया, मान लो आपने ये सब डाटा पुट किया और आपका P ऑफ कॉपर आ गया 2 टाइम्स P ऑफ स्टील। मान लो हमारे पास डाटा यहां पे नहीं है, और मैं इतना आपको समझदार समझता हूं कि डाटा हो तो ऐसा एक सुंदर सा रिलेशन तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो इसको उठा के अब यहां रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, P कॉपर की जगह अपन ने क्या रख दिया, 2P ऑफ स्टील प्लस P ऑफ स्टील इज इक्वल टू P। तो यहां से P ऑफ स्टील क्या हो गया, P ऑफ स्टील हो गया P/3। तो P ऑफ स्टील अगर P/3 है, P ऑफ स्टील अगर P/3 है, तो P ऑफ कॉपर क्या है, P ऑफ कॉपर क्या है, तो P ऑफ कॉपर क्या है, P माइनस P ऑफ स्टील। तो P ऑफ स्टील कितना है, P/3 यानी 2P/3। सो बेटा कंपोजिट बार के केस में हुआ क्या, अगर इस बात को हम देखें तो कंपोजिट बार के केस में क्या हुआ, सीरीज के केस में क्या होता था, लोड सेम रहता था, डिफ्लेक्शन ऐड होते थे। यहां क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन सेम है, डिफ्लेक्शन सेम है। यहां पे क्या हो रहा है, बार्स इन पैरेलल में यहां पे हमारा डिफ्लेक्शन इज सेम, मतलब इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट में डिफ्लेक्शन सेम है, एंड लोड इज एडेड। यहां पे लोड
ऐड हो रहा है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में क्या होता था कि हमारा लोड सेम रहता था, डिफ्लेक्शन ऐड होता था। ठीक है, लोड सेम रहता था, डिफ्लेक्शन ऐड होता था। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। सो कंपोजिट बार के केस में इन शब्दों का ख्याल रखना कि इनका साथ हमेशा बना रहना चाहिए, इनका साथ किसी भी कंडीशन में छूटना नहीं चाहिए, वरना इन्हें अब आप कंपोजिट बार देन नहीं कह पाओगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा इसी बात को अगर वाइस वर्सा तरीके से कहें, इसी बात को अगर हम एक उल्टे तरीके से कहें तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जिसमें जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल हिस्से होते हैं, अगर उन सब इंडिविजुअल हिस्सों का डिफॉर्मेशन सेम है, डिफ्लेक्शन सेम है, तो उस असेंबली को हम कंपोजिट बार असेंबली या बार्स इन पैरेलल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्वेश्चन नंबर 58 दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हम कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे 57 क्वेश्चन पे। ठीक है, 57 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहली यूनिट में ही अभी तक चल रही है। ठीक है, सो बहुत अच्छा सेशंस चल रहे हैं। आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया 58 नंबर क्वेश्चन। सो मान लीजिए कि हमारे पास 3 वायर्स हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे को बहुत ज्यादा गेट में पूछे जाते हैं, और आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन आपको सिविल इंजीनियरिंग में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी एक रॉड लगी हुई है। ये क्या है, दिस इज आवर रॉड, है ना। एक सुंदर सी रॉड बना देते हैं। तो ये हमने क्या बना दी बेटा, ये हमने एक रॉड बना दी, ये हमने यहां पे एक रॉड बना दी, और इस रॉड के एंड्स पे, ठीक है, ये हमारी एक प्लेट है। तो मान लेता हूं ये जो रॉड है इसका एरिया 3a है, लेंथ l है, इसका एरिया a है, इसकी लेंथ 2l है। ठीक है, और इसका लेंथ हमारी 12 है, और इसका एरिया हमारा 3a है और लेंथ l है। ठीक है, सो हमारे ये 3 वायर्स हैं या 3 रॉड है, जिसके एंड पे एक हमारी प्लेट लगी हुई है, एंड प्लेट इज टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, प्लेट इज टू रिमेन हॉरिजॉन्टल एट ऑल टाइम्स। इस प्लेट को हर समय पे हॉरिजॉन्टल लेना है, इस प्लेट को हर परिस्थिति में, हर समय में हॉरिजॉन्टल लेना है। तो इस प्लेट को अगर हॉरिजॉन्टल लेना है, इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि इन वायर्स का, चलो इसको आप करो। ठीक है, आप इसको करो। सो मान लो ये रॉड नंबर 3 है, और यहां पे मैंने एक लोड लगा दिया 30 किलो न्यूटन। तो अब आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज द लोड इन रॉड 1, 2 एंड 3। सो आपको क्या फाइंड करना है, सो फाइंड आउट द लोड्स इन रॉड 1, 2 एंड 3। आपको 1, 2 और 3 रॉड में लोड निकाल करके बताना है कि इस 30 का कितना हिस्सा इन तीनों रॉड में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो आई होप आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि सर, सो पहले आप अटेम्प्ट कर लो, लेकिन ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। सो आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, हमेशा की तरीके से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ठीक है, सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि इस प्लेट को जो एंड में इन रॉड्स के लगी हुई है, अगर इस प्लेट ने हॉरिजॉन्टल रहना है, अगर इस प्लेट को बेटा हॉरिजॉन्टल रह के चलना है, हॉरिजॉन्टल होकर के चलना है, तो इन रॉड्स का जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफ्लेक्शन है, वो सेम होना चाहिए। सो अगर इन रॉड का डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, तो मतलब क्या है, तीनों का डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा 3 होना चाहिए। तो ये लोड का मान लीजिए हिस्सा हमारा यहां गया P1, इसमें गया P2 और इसमें गया P3। राइट, सो अपन क्या बोल सकते हैं
कि डेल्टा वन कितना हुआ P1L अपॉन एरिया क्या है 3AE। सर यंग मॉडुलस के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। अरे बेटा, अगर किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो सबका सेम है। कोई भी इतना लिख के नहीं देता है, मतलब सर आप नहीं लिख के देते हो या एग्जामिनर नहीं लिख के देता, अरे गेट में भी नहीं लिख के देता भाई। ये ऑब्वियस है ना, उन्होंने क्या मेंशन किया, एरिया और लेंथ मेंशन की है, तो जाहिर सी बात है यंग्स मॉडुलस इसका तीनों रॉड्स का सेम है, यानी मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉडुलस ई पकड़ लिया। ठीक है, डेल्टा टू क्या होगा बेटा, डेल्टा टू क्या है P2, लेंथ क्या है 2L, एरिया क्या है A और यंग्स मॉडुलस है E, और P3 क्या है, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ द थर्ड रॉड हम क्या लिख सकते हैं P3 इंटू L अपॉन 3A इंटू E। तो यहां से जो कॉमन टर्म्स है अगर मैं काट दूं तो मुझे P1 P2 और P3 के बीच में एक बढ़िया सा रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या है P1/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स P2 इज इक्वल टू P3/3। राइट, सो 1, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पता चल गया। ठीक है, हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कंपोजिट बार वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया। इस असेंबली को हम बार्स इन पैरेलल असेंबली की तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, अब हमें पता है कि ये जो 30 है यही तो P1 P2 और P3 में गया है, मतलब यही तो 1 और 2 और 3 में गया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर किसके होना चाहिए, 30 के होना चाहिए। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 30 इज इक्वल टू P1 प्लस तो P2 हमारा क्या है P1/6, P2 हमारा क्या है P1/6 और P3 हमारा क्या है, P3 बराबर है P1 के ही। देखो आपके पास एक ही इक्वेशन है तो एक समय में एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने P2 को P1 में चेंज कर दिया, P3 को P1 में चेंज कर दिया। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि P1/6 इज इक्वल टू P2 है ना, इज इक्वल टू P2। ठीक है, और P3 और P1 तो हमारे बराबर ही नजर आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन में अब मुझे एक ही वेरिएबल दिखता है, तो जाहिर सी बात है जब इस इक्वेशन में अपने को एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो अपन निकाल सकते हैं क्या है 30 इज इक्वल टू P1 प्लस P1/6 प्लस P1। तो यहां से कितना आ रहा है 13 P1/6। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो यहां से P1 कितना निकल आया बेटा, यहां से P1 कितना आया 180/13 P। राइट और रॉन्ग बेटा, 180/13 P। सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 180/13 P। अब एक बार P1 निकल गया तो हमें पता है P1 और P3 तो बराबर ही हैं, और P2 बराबर कितना है, P2 बराबर है P1/6 के। तो P1/6 किया यानी 180/6 इंटू 13 इंटू P, ये हो गया हमारा P2। सो ये कितना हो गया 30/13 ऑफ P। ठीक है, ऑफ P। सो ये P हमारा कितना था, P था हमारा 30। राइट, अपन का P क्या था, अपन का P है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे उठा के 30 रख दीजिए, यहाँ पे उठा करके 30 रख दीजिए। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये भी क्या था, यहाँ 30 था तो यहाँ पर भी 30 था। राइट बेटा, सो हम इसको कैलकुलेट करके हमारा P1 P3 P2 ये सब निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ये भी एक बार्स इन पैरेलल या कंपोजिट बार की हमारी प्रॉब्लम थी। राइट, जिसमें इन तीनों इंडिविजुअल लॉस का डिफ्लेक्शन सेम हो रहा था। तो किसी कंपोजिट बार की प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, आई होप हमको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब हम एक छोटा सा बात और देखते हैं। देखिए भाई, अगर हमारे कंपोजिट बार का टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमारा कोई कंपोजिट बार है, मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉपर की रॉड है और इसके साथ साथ मेरे पास एक स्टील का भी रॉड है,
इसके साथ मेरे पास एक स्टील का भी रॉड है। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो ये एक कंपोजिट बार अरेंजमेंट है, ये एक कंपोजिट बार अरेंजमेंट है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे गए हैं, लेकिन पूछा जाए तो हमेशा के तरीके से हमें मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए, मोर्चा संभाले रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर अगर मैं इस असेंबली का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो अगर इस असेंबली का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो कोई स्ट्रेस यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो सोचिए कि कोई स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? आप मन में जवाब दीजिए, हमेशा की तरह मेरे पास आपकी बात पहुंच जाएगी। ठीक है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो फ्री एक्सपेंशन सा लग रहा है, ये तो फ्री एक्सपेंशन का केस लग रहा है, क्योंकि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फ्री टू एक्सपेंड है। बेटा अगर इनको आपस में आपने अटैच करके कंपोजिट बार बनाया है, ठीक है, कंपोजिट बार बना दिया है, तो बेटा ये फ्री एक्सपेंशन नहीं है। क्यों फ्री एक्सपेंशन नहीं है? देखिए आपके दो डिफरेंट मटेरियल है और हमें पता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से कोई मटेरियल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। तो दो डिफरेंट मटेरियल हैं, जाहिर सी बात है उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होगा। तो नॉर्मली जो कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो स्टील के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से ज्यादा होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टील के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से ज्यादा होता है। ठीक है सर, क्या हमें ये याद रखना पड़ेगा कौन से मटेरियल का ज्यादा होता है कौन से मटेरियल का कम होता है? नहीं बाबा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, देखो यहां पे आपको बोला है कि एक स्टील है एक गन मेटल है, एक स्टील है एक गन मेटल है। तो स्टील का अल्फा गन मेटल का अल्फा आपको दिया हुआ है ना, तो आपको यहां से पता चल जाएगा ना कि भैया किसका अल्फा ज्यादा है किसका अल्फा कम है। यस और नो? वैल्यूज देगा, आपको याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो आपको वैल्यू दी है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और कॉपर का जो अल्फा है वो स्टील के अल्फा से ज्यादा है। अब इस पूरी असेंबली का टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से बढ़ाया। तो जब मैंने इस पूरी असेंबली का बेटा टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया तो ये कॉपर का अल्फा ज्यादा था, तो कॉपर अकेला होता तो कॉपर क्या चाहता था कि भैया मैं डिफॉर्म कर जाऊं। कॉपर चाहता था कि भैया मैं तो ज्यादा डिफॉर्म कर जाऊं, है ना। और स्टील क्या चाहता था? स्टील की क्या चाहत थी? तो स्टील चाहता था कि भैया मेरा तो अल्फा कम है, यानी मैं थोड़ा कम डिफॉर्म करूं। तो अगर कॉपर अकेला होता तो उसका डिफॉर्मेशन इतना हो जाता, स्टील से डेफिनेटली ज्यादा होता। और अगर स्टील अकेला होता तो स्टील का डिफॉर्मेशन इतना होता, कॉपर से डेफिनेटली कम होता, है ना। तो सर क्या दिक्कत है? तो बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमने बोला कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार होने की बेटा शर्त क्या थी कि इनका रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए, इनका साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी एक बार बताओ, कॉपर आगे डिफॉर्म करके निकल गया, स्टील बेचारा पीछे रह गया, है ना। कॉपर आगे निकल गया, स्टील पीछे रह गया, मतलब क्या है, साथ बेटा छूट गया। साथ छूट गया तो ये कंपोजिट बार नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कंपोजिट बार ही रहना है। ठीक है, अब इन दोनों का साथ ना छूटे इसके लिए 3 कार्यक्रम हो सकते हैं। ठीक है, पहला कार्यक्रम यह है कि कॉपर आगे बहुत निकल गया है तो ये स्टील के लेवल तक आ जाए, यहां से चल करके यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, पीछे आ जाए, पूरा पीछे आ जाए स्टील के लेवल तक, यानी सारी स्ट्रेस खुद अकेले अपने सर पे ले ले। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि स्टील यहां से चल करके कॉपर तक पहुंच जाए और पूरी स्ट्रेस अपने सर पे ले ले। अगर ऐसा हुआ तो ये रिश्ता मेंटेन रह पाएगा? भाई आपका कोई दोस्त हो, है ना, और कभी कोई झगड़ा हो जाए और बार बार आपका दोस्त ही पीछे आ रहा है, आपसे सॉरी बोल रहा है, आपको मना रहा है,
या बार बार आपका दोस्त नाराज हो रहा है और आप आगे जा जाके उसको मना रहे हैं, तो ये रिश्ता बहुत दिन चल नहीं पाता है। सेम कहानी यहां पर भी है। तो समझदारी किस में है? कभी झगड़ा हो जाए, रिश्ता टूटने लगे, तो समझदारी इस बात में है कि भाई थोड़ा तो तुम आगे आ जाओ और थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको, अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइम बीइंग, ठीक है। सो बेटा, रिश्ता बनाए रखने के लिए क्या करना है कि थोड़ा कॉपर को पीछे आना है, थोड़ा स्टील को आगे आना है, ताकि ये रिश्ता बनते रहे। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है, ठीक है। किसी के साथ झगड़ा हो तो थोड़ा आप झुक जाइए, ठीक है, और थोड़ा सामने वाला झुक जाए, तो अपना रिश्ता बहुत लंबा, बहुत मजबूत चलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना। सो यहां पे थोड़ा कॉपर पीछे आया, तो कॉपर में कैसी स्ट्रेस आई? अगर कॉपर को पीछे आना पड़ा तो कॉपर में कंप्रेसिव स्ट्रेस आई, ठीक है। स्टील में कैसी स्ट्रेस आई? स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस आई, क्योंकि स्टील को आगे बढ़ने पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो कॉपर भी देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। सो कॉपर विल हैव कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये लॉजिक को लिखा नहीं जा सकता, केवल ध्यान में रखा जा सकता है। कॉपर विल हैव कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अभी किताब में पढ़ने निकलेंगे तो आपको दिमाग ही खराब हो जाएगा कि क्या क्या बता रहा है, क्या क्या लॉजिक। अरे कुछ लॉजिक नहीं, सिंपल लॉजिक है। मटेरियल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। मैं पीछे भी आपको ये बात बोला, जैसे दो इंसान हैं वैसे ही दो मटेरियल आपस में कंपोजिट रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। स्टील को आगे बढ़ना है, सो स्टील विल हैव टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। स्टील विल हैव द टेंसाइल स्ट्रेस। सो स्टील में क्या आनी है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस आनी है, क्योंकि स्टील को आगे बढ़ना है। तो सर हम इसमें स्ट्रेसेस निकालें कैसे? तो हम स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे? जैसे हमेशा निकालते थे वैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो भाई, जितना भी नेट डिफॉर्मेशन कॉपर का हुआ, उतना ही नेट डिफॉर्मेशन हमारा स्टील का होना चाहिए। जितना नेट डिफॉर्मेशन कॉपर का हुआ, उतना ही नेट डिफॉर्मेशन हमारे स्टील का भी होना चाहिए, ठीक है। ये सत्य है। अब कॉपर अगर अकेला होता, देखो हम हमेशा इसी बात को इस तरीके से समझे कि पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो कॉपर अगर अकेला होता तो भाई कितना डिफॉर्म करता? तो कॉपर अगर अकेला होता तो भैया डिफॉर्म करता हमारे अल्फा कॉपर इनटू टेम्परेचर का चेंज इनटू लेंथ ऑफ कॉपर। मैं मानता हूं लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है। प्लस क्योंकि अच्छा कॉपर में कैसी स्ट्रेस आ रही है? कंप्रेस है, तो पीछे आ रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। ये अपन किसका लिख रहे हैं? कॉपर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सो माइनस, तो बेटा अब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, तो मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है हमारी सिग्मा कॉपर, तो डिफॉर्मेशन कितना होता है? L इंटू ई ऑफ कॉपर। अगर किसी बॉडी में जो हमारी स्ट्रेस है वो सिग्मा है, तो उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा? सिग्मा L अपॉन ई। और ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसे पीछे आना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पीछे आना है, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब डेल्टा ऑफ स्टील क्या हो रहा है? अगर स्टील अकेला होता तो इस टेम्परेचर के चेंज की वजह से ये इतना डिफॉर्म होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक कंपोजिट सिस्टम में है, क्योंकि ये एक हमारा बेटा कंपोजिट सिस्टम में है, तो इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब इसे आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा, जैसा आप देख पा रहे हो, तो इसको टेंशन में आना पड़ेगा, इसको ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आना पड़ेगा। देखिए कोई भी आगे पीछे जाता है, ठीक है, तो थोड़ी स्ट्रेस तो लेता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें टेंसाइल आएगा, तो यहां पे क्या लगा दो बेटा? यहां पे लगा देता हूं मैं पॉजिटिव साइन, यहां पे लगा देता हूं बेटा मैं पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन लगा करके अपने को मान लीजिए कि इसमें जो स्ट्रेस फील हो रही है, हमारे जो स्ट्रेस फील हो रही है स्टील को, वो सिग्मा ऑफ स्टील है इंटू एल इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील।
तो इस रिलेशनशिप को आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपको कॉपर और स्टील के बीच की स्ट्रेस का एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा रिलेशन क्या होता है कि भैया हमारा जो भी लोड आता है, अब ये स्ट्रेस आ रही है तो जाहिर सी बात है, ये स्ट्रेस आ रही है तो जाहिर सी बात है, दोनों कॉपर और स्टील की हमारी जो रॉड्स हैं, जो बार है, उसमें कुछ लोड भी आ रहा है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो लोड है, यानी कॉपर, ये सब कहानी की वजह से जो कॉपर में लोड आ रहा है और जो स्टील में लोड आ रहा है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बनाए रखना है ना भाई, तो दोनों को सेम ही लोड लेना पड़ेगा। तो कॉपर का लोड कितना होगा? सी कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, और स्टील का लोड कितना होगा? सिग्मा स्टील एरिया ऑफ स्टील, राइट। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आई एम वेरी श्योर कि आप स्ट्रेसेस निकाल सकते हो इस कंपोजिट बार केस में, जहां पे हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज मिल रहा है। तो चलिए इस बात को सॉलिडिफाई करने के लिए एक फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन हमारे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड नाउ वी आर हैविंग द वेरी लास्ट क्वेश्चन of simple stress and strain, that is question number 59। ठीक है, so please read the question and please do it। इसको रीड करिए, कोशिश करिए, आपका प्रयास ईमानदार अगर हुआ तो आई एम वेरी श्योर कि आप इसका सॉल्यूशन सही से निकाल पाओगे। ठीक है, सो अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A gunmetal rod screwed at the ends passes through a steel tube। ठीक है, एक गन मेटल की रॉड है, एक स्टील ट्यूब में से पास कर रही है। चलो कोई नहीं, एक गन मेटल की रॉड है भाई, तो बना देते हैं गन मेटल की रॉड, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो एक हमारी गन मेटल की रॉड है। चलो ये हो गई हमारी गन मेटल की रॉड, और ये रॉड जो है ये हमारी एक स्टील की ट्यूब से पास कर रही है। तो अपन हम एक स्टील का ट्यूब बना देते हैं। चलो, सो ये बन गया हमारे स्टील का ट्यूब। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टील की ट्यूब। ठीक है, थोड़ा 3D में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो ये बाहर वाला हमारा क्या है बेटा? ये है हमारा स्टील ट्यूब। ठीक है, ये है हमारी स्टील की ट्यूब, और ये है हमारा इनसाइड क्या है बेटा? इनसाइड है हमारा गन मेटल। ठीक है, गन मेटल रॉड, बहुत बढ़िया। ठीक है, गन मेटल की रॉड। ओके सर, हॉरिजॉन्टल बना देते तो हॉरिजॉन्टल बना देते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, जैसी मर्जी वैसा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो हमें एरिया निकालने का जुगाड़ दिया हुआ है। डायमीटर, द ट्यूब हैज 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर, 20 mm इंटरनल डायमीटर, राइट। द डायमीटर ऑफ द रॉड इज 16 mm। रॉड का भी डायमीटर दिया हुआ है, एरिया का जुगाड़ है। The assembly is heated to 400 Kelvin and the nuts on the rod are then screwed tightly on the ends of the tube। मतलब इसको अपन 400 केल्विन तक लेकर गए और जहां 400 केल्विन पहुंचा वहां पे नट हमने टाइट कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। Find the intensity of the stress in the rod and the tube when the common temperature falls to 300 Kelvin। और आपको अल्फा एंड यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें स्ट्रेस निकालनी है जब टेम्परेचर हमारा यहां पे 400 से डिक्रीज होकर के 100 केल्विन पे आ गया। यानी पीछे के केस में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, यहां पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा जब ये टेम्परेचर में डिक्रीज मिल रहा है,
ठीक है, जब ये टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा है तो दोनों अब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, गन मेटल भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, स्टील भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि गन मेटल का जो अल्फा है वो स्टील की अल्फा से ज्यादा है तो गन मेटल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, गन मेटल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो गन मेटल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मान लेता हूं कि ये गन मेटल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये गन मेटल कॉन्ट्रैक्ट करके इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ वो ज्यादा हुआ, मतलब ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, ये हमारी गन मेटल का जो देखो, ये जो हमारा गन मेटल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये हमारा ज्यादा हुआ, तो ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा छोटी हुई, राइट, ज्यादा हुआ तो ज्यादा छोटी हो गई, है ना। और हमारा जो स्टील था, स्टील हमारा कम छोटा हुआ, स्टील हमारा कम छोटा हुआ। ठीक है, स्टील हमारा कम छोटा हुआ, तो हमें तो पता है कि जो हमारा नेट डिफॉर्मेशन होना है गन मेटल का और जो हमारा नेट डिफॉर्मेशन होना है स्टील का, दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि ये कंपोजिट बार का केस है। अब बेटा कंपोजिट बार ज्यादा लंबा था और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर ये अकेला होता तो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता, माइनस अल्फा ऑफ गन मेटल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट है तो माइनस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी में अब फिर से माइनस मत ले लेना। ठीक है, यहां हम केवल चेंज देख रहे हैं, डेल्टा टी, क्योंकि ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब कई लोग क्या करते हैं कि चेंज में भी माइनस उठा लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मामला हो जाएगा गड़बड़, इनटू एल। ठीक है, इनटू एल, इनिशियल लेंथ हमारी सेम है ना, इनिशियल लेंथ हमारी सेम है। ओके, अब ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें टेंशन आना पड़ेगा क्योंकि इसको स्टील के लेवल तक वापस जाना है। स्टील ने कम कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो स्टील ने कम कॉन्ट्रैक्ट किया है, गन मेटल ने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब गन मेटल यहां तक पहुंच गया, स्टील यहां तक है, तो गन मेटल को थोड़ा स्टील की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी गन मेटल में आएगी टेंशन, ओके, इनटू एल अपॉन ई, राइट, गन मेटल में आएगी टेंशन इनटू एल अपॉन ई। और हमारे स्टील के साथ क्या होगा, स्टील कम कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर अकेला होता तो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता, माइनस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी इंटू एल, है ना, अकेला होता तो इतना कॉन्ट्रैक्ट करता। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इसे गन मेटल की तरफ अप्रोच करना है। गन मेटल कहीं यहां है, स्टील कहीं यहां है, अब स्टील गन मेटल की तरफ जाएगा तो ये और सिकुड़ेगा, मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, तो यहां अपन क्या लगा दे, माइनस लगा दे, सो माइनस स्टील डेल्टा सिग्मा स्टील एल अपॉन ई। तो ये किसका था बेटा, ये था हमारा गन मेटल का, और ये किसका था बेटा, ये था हमारा स्टील का। तो ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसको थोड़ा सा अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया सिग्मा ऑफ गन मेटल, है ना, एल तो खत्म हो गए, एल तो सब में आ रहा है तो एल खत्म हो गया, सिग्मा ऑफ गन मेटल ये उधर चला गया तो प्लस हो गया, सिग्मा ऑफ गन मेटल प्लस सिग्मा ऑफ स्टील, है ना, और गन मेटल के साथ दोनों के यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है, तो यंग मॉडुलस ऑफ गन मेटल अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, तो इसको मैंने उस तरफ भेज दिया और इसको इस तरफ भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू अल्फा ऑफ गन मेटल माइनस अल्फा ऑफ स्टील, एल तो कट ही चुके हैं, इनटू डेल्टा टी, राइट। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, है ना, वही चीज है। तो वैल्यूज रख दीजिए, देखो यहां पे है हमारा सिग्मा ऑफ गन मेटल, यंग्स मॉडुलस ऑफ गन मेटल कितना है बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ गन मेटल हमको दिया हुआ है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना, प्लस सिग्मा स्टील इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, अल्फा ऑफ गन मेटल बेटा क्या है, 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसका क्या है 12, सो 10 टू द पावर -6 अपन बाहर ले लिए, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, पहले 400 था घट के 300 हो गया, यानी दिस इज 100। ये कितना है बेटा, ये है 100। तो अल्फा हमारा, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना। तो ये क्या है बेटा, सिग्मा गन मेटल सिग्मा स्टील के बीच में एक रिलेशन,
फिर सिग्मा गन मेटल और एरिया ऑफ गन मेटल, क्योंकि दोनों में लोड सेम आना है। सिग्मा गन मेटल, एरिया गन मेटल, सिग्मा स्टील, एरिया स्टील, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो गन मेटल का बेटा एरिया कितना है? ये है हमारा डायमीटर 16 mm, ठीक है, डायमीटर 16 mm। तो ये कितना हो गया? पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर। सिग्मा स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना है? हॉलो है, सो पाई बाई 4। स्टील का क्या जुगाड़ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25 एंड 20 स्क्वायर। सो ये कितना हो गया? 25 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। सो आई होप गाइज कि ये दो इक्वेशन सॉल्व करके, और मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सब सॉल्व करना जानते हैं। तो आई ट्रस्ट यू कि आप यहां से सही से इसको सॉल्व करके, ठीक है, अच्छा ये न्यूटन ठीक है, यूनिट भी ठीक है, तो सही से इन दोनों इक्वेशंस को जो हम देख रहे हैं यहां पे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप स्टील और गन मेटल दोनों में ही स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो गाइस, विद दिस, इस सेशन के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और इस फर्स्ट यूनिट में हमने टोटल 59 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और जैसा इस लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि कंपोजिट बार का रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा उनका साथ रहना चाहिए, तो इसी होप के साथ कि नेक्स्ट यूनिट में भी आप और हमारा साथ एक कंपोजिट बार की तरह बना रहेगा, इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द वेरी न्यू यूनिट. We'll have a lot of fun with that also. Thank you very, very much.